भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी खास पेशकश विचार विमर्श में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गन्ना एक ऐसी फसल जिससे चीनी मिलती है, गुड़ भी मिलता है और साथ ही मिलता है इथेनॉल भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गन्ने की फसल से हमें पोटेशियम भी प्राप्त हो सकता है? जी हां, वही पोटेशियम जिसे फसलों की बुआई के समय इस्तेमाल में लाया जाता है। बता दें आपको कि हमारे देश भारत में हाल फिलहाल में गन्ने से पोटेशियम के दाने निकालने का काम छोटे पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इस छोटे से उत्पादन ने ही आगे आने वाले समय में बड़े, हम कह सकते हैं कि क्रांति की यहां पर संभावनाएं जगाई हैं। जी हां, इससे क्या हो सकता है कि हमारा जो पोटेशियम का आयात है उसे हम किसी हद तक कम कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में पोटेशियम मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर विचार विमर्श करेंगे। जी हां, विषय क्या रहेगा बता दें आपको, विषय है गन्ने से पोटेशियम। तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए बता दें आपको स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसएन सिंह उपस्थित हैं। बता दें प्रमुख वैज्ञानिक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और साथ ही साथ उपस्थित हैं शुगर मिल के उप कार्यकारी निदेशक श्री कुलदीप कुमार जी, और साथ ही चर्चा में हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं नई दिल्ली में इफ्को के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार जी। सभी विशेषज्ञों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम में गन्ने से पोटेशियम पर हम चर्चा की शुरुआत करें। बताएं हम आपको इसके बारे में विस्तार से, उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। पूरी दुनिया के लिए गन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। हमारी जिंदगी में मिठास घोलना इसकी सबसे अहम जिम्मेदारी है। किसानों की खुशहाली में भी इसका योगदान किसी से छुपा नहीं है। हमारे देश में यही ऐसी फसल है जिसमें भाव गिरने का खतरा नहीं रहता। चीनी मिलें सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य पर गन्ना खरीद लेती हैं। विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, गन्ने के उपयोग भी बढ़ते जा रहे हैं। गुड़, चीनी, शक्कर और खोई के अलावा भी इससे कई तरह के उत्पाद बन रहे हैं। हाल के दिनों में इथेनॉल ने खूब चर्चा बटोरी है। नया नाम पोटेशियम का है। दरअसल गन्ने से निकले 4 टन शीरे में 10 से 15 लीटर स्पेंट वॉश उत्पन्न होता है। पोटेशियम इसी में छुपा होता है। कुछ चीनी मिलों ने गन्ने की खेती में प्रयोग के लिए पोटेशियम युक्त दानों का उत्पादन शुरू भी कर दिया है। लक्ष्य है कम से कम 10% खनिज पोटाश उर्वरकों की बचत करना। पोटेशियम युक्त दानों के उत्पादन का काम भस्मीकरण के जरिए हो रहा है। इस तरह के उत्पादन से पोटेशियम उर्वरकों के आयात पर निर्भरता को कम करके मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। स्पेंट वॉश एक पतला कार्बनिक तरल पदार्थ है और इसमें दूसरे कई तरह के हानिकारक तत्व मिले होते हैं। यही वजह है कि इसे प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ माना जाता रहा है। यानी कुल मिलाकर इसकी हैसियत वेस्ट यानी कचरे से ज्यादा नहीं है। लेकिन पोटेशियम निकलने के बाद अब ये वेस्ट टू वेल्थ के विचार को मजबूत कर रहा है। स्पेंट वॉश हानिकारक कचरा है, लेकिन इसमें मौजूद पोटेशियम ने इसे एक तरह से सोना उगलने वाला बना दिया है। हाल ही में कुछ चीनी मिलों ने स्पेंट वॉश को रिसीविंग गड्ढों में ले जाना शुरू कर दिया है। इसके बाद सस्पेंडेड सॉलिड के निपटान के लिए डिकेंटर में फीडिंग की जाती है और फिर बॉयलर के माध्यम से इसे पोटाश से भरपूर राख में बदल दिया गया। इस राख से ही पोटेशियम युक्त ग्रेन्यूल्स यानी दाने बनते हैं। इन दानों में 14.5% पोटेशियम ऑक्साइड पाया गया। दरअसल पोटेशियम ऑक्साइड का ये उत्पादन एथेनॉल उत्पादन की अगली कड़ी है। इथेनॉल के लिए जब शीरे का किण्वन किया जाता है तो स्पेंट वॉश निकलता है। चीनी मिलों के सामने इस हानिकारक पदार्थ के निस्तारण की समस्या थी, जिसका अब समाधान होने की उम्मीद है। साथ ही गन्ना किसानों को और बेहतर भाव भी मिल सकेंगे। दूसरी ओर अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने शीरे से प्राप्त प्रति 50 किलो पोटेशियम उर्वरक पर 73 रुपए का अनुदान देने का फैसला लिया है। पोटेशियम फसलों के लिए बहुत बेहतरीन उर्वरक है और गन्ने की फसल में तो ये टॉनिक का काम करता है। ये फसलों में अलग अलग तरह की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। साथ ही गन्ने के पौधों में कीटों और बीमारियों को रोकने में मददगार है।
इसके अलावा गन्ने में वाटर स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है और पौधों की बढ़वार तेज करता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट आई, इसी के साथ हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं गन्ने से पोटेशियम पर। तो सबसे पहले डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख करेंगे। गन्ने से पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये विचार कब आया और कब इसकी शुरुआत हुई? नमस्कार किसान भाइयों, देखिए ये हम भली बात जानते हैं कि पौधे हों या हमारी फसलें हों, उनमें विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी बढ़वार होती है, उनकी जो है ना गुणवत्ता भी निर्धारित होती है। तो इन सब के लिए मुख्य रूप से 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो पानी और हवा से मिल जाते हैं, लेकिन बाकी की जो 13 तत्व हैं, जिनमें से कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमें उनकी जो आपूर्ति होती है वो हम उर्वरकों के द्वारा करते हैं जी। और उनमें से अगर देखा जाए तो 100 टन हमारी जो गन्ने की उपज होती है, उसमें से जो भूमि से जो पोषक तत्वों का उपभोग होता है, उसमें 208 किलोग्राम नाइट्रोजन, करीब 53 किलोग्राम फास्फोरस और 280 किलोग्राम पोटेशियम का उपभोग हमारे गन्ने की फसल करती है। तो ऐसे में ये आवश्यक हो गया है कि हम मृदा परीक्षण के आधार पर पोटेशियम उर्वरकों का विशेष रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि गन्ने की फसल में पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है और इसको हम एक लग्जरी कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर इसकी आपूर्ति में कुछ बाधा उत्पन्न हुई या हम मृदा परीक्षण के आधार पर अगर नहीं कर पाए, तो जो पौधे की यानी गन्ने से जो गुणवत्ता हमको मिलती है, जो चीनी की मात्रा मिलती है, उसमें काफी कमी आ जाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम पोषक तत्वों का जो प्रयोग है वो मृदा परीक्षण की संस्थितियों के आधार पर करें। और ये ध्यान रखें, हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि नाइट्रोजन यानी यूरिया, डाई और इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जो पोटेशियम उर्वरक है जिसको कि हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से देते हैं, उसमें हमारे किसान भाई उसको ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। और ऐसे में हमारी जो फसल गन्ने की है उसमें कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि उसमें कीटों और जो हमारे रोग हैं उनमें जो है ना उसको सहन करने की क्षमता कम हो जाती है और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में आवश्यक है कि पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग हमें संस्थितियों के आधार पर करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी हम गन्ने की फसल ले रहे हैं तो उसमें पोटेशियम उर्वरक का यहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर सिंह ने यहाँ पर जिक्र ही किया है, कई कीटों का प्रकोप हो जाता है, बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, जिनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, गुणवत्ता पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम इस दिशा में जरूर ध्यान दें। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं डॉक्टर कुलदीप जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। कुलदीप जी, आप शुगर मिल से यहाँ पर हमारे विचार विमर्श में चर्चा के लिए सम्मिलित हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, गन्ने से पोटेशियम की जब बात होती है तो शुगर मिल मालिकों के लिए किस तरह से एक बदलाव के रूप में सामने आता है? अगर हम बात करें शुगर मिल की, तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती है कि शुगर मिल यानी कि चीनी बनाने का कारखाना जी। लेकिन आज की डेट में शुगर मिल के मायने बदल चुके हैं। आज शुगर मिल में चीनी भी बन रही है और एथेनॉल भी बन रहा है जी। और उसके साथ साथ कई बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि जब हम मिलिंग करते हैं, मिलिंग के बाद हम जूस को प्रोसेस के लिए ले जाते हैं शुगर बनाने के लिए, लेकिन हम उसके साथ साथ बगास एक प्रोडक्ट निकलता है, एक फाइबरस प्रोडक्ट है जिसमें पानी की मात्रा होती है, कुछ शुगर की मात्रा होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। एक वो बाई प्रोडक्ट है जिसके कई इस्तेमाल किए जा सकते हैं बगास के। उससे हम ईंधन के रूप में जलाकर अपने बॉयलर में बिजली बना सकते हैं, बिजली को अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यानी कि अपने कारखाने को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही उस बिजली को हम ग्रिड को भी बेच सकते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट शीरा है, मोलासेस। जब हम शुगर को इवोपरेट करके बार बार क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो एक प्रोडक्ट निकलता है सिरप के फॉर्म में, जिसको हम मोलासेस बोलते हैं, इस मोलासेस में भी नाइट्रोजन, प्रोटीन्स और शुगर्स होती है।
इस मोलासेस को फिर हम डिस्टिलरी में ले जाते हैं, जहां पर हम इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं जी। और एथेनॉल या अल्कोहल के प्रोडक्शन के बाद वहां पर भी एक बायो प्रोडक्ट बनता है जिसको स्पेंट वॉश के रूप में हम जानते हैं, और उसको हम फिर कंसंट्रेट करते हैं जिसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप को हम बॉयलर पर ले जा सकते हैं और बगास जो शुगर मिल से निकली है उसको बॉयलर पर ले जा सकते हैं। 70% बगास और 30% स्लोप के कॉम्बिनेशन को जब हम बर्न करते हैं बॉयलर में तो उससे स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से बिजली पैदा कर सकते हैं। बिजली का उत्पादन इंटरनल अपने कारखाने को चलाने के लिए, डिस्टिलरी और शुगर मिल को चलाने के लिए कर सकते हैं। और साथ में जो उसका जो एक रेजिड्यू निकलता है, जो उसके राख निकलती है, जिसको आम भाषा में राख कह सकते हैं, वो पोटेशियम रिच ऐश है जी। और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल है, केमिकल फ्री है और बगैर किसी लागत के बना है। वो एक बाई प्रोडक्ट है जो शुगर, गन्ने को क्रश होने के बाद बगास और जो मोलासिस से एथेनॉल बनाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बना है स्लोप, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकलता है। और मैं आपको बताऊं, ये पोटेशियम रिच जो ऐश है या राख बोल सकते हैं, इसमें 15% से लेके 25% तक पोटेशियम कंसंट्रेशन होती है, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है पोटेशियम के हिसाब से। इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है अराउंड 1%, 1% के आसपास इसमें नाइट्रोजन मिलेगी। फास्फोरस 1.5% इसमें मिल जाएगा और कैल्शियम 10 to 12% इसके अंदर होता है जी। साथ ही साथ इसमें सिलिका की मात्रा भी 4.5 to 5.5% होती है। जिंक सल्फेट भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा एक और बाई प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेस मड, फिल्टर केक। जब हम जूस को प्रोसेस करते हैं तो उसमें इंप्योरिटीज को हम अलग निकाल लेते हैं। वो इंप्योरिटीज को एक फिल्टर केक के रूप में या प्रेस मड के रूप में हम उसकी टर्म को हम जानते हैं, और वो उस प्रेस मड को भी हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम डिकम्पोजिशन अगर कर दें 3 महीने के लिए तो एक ऑर्गेनिक खाद, बहुत अच्छी खाद बनेगी, जिसका इस्तेमाल खेतों में किया जा सकता है। इसके अंदर भी आपको काफी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो गन्ने की फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं। साथ ही साथ इसमें अगर वर्मी कल्चर का प्रयोग करें, वॉर्म्स हम छोड़ दें, केंचुए अगर हम छोड़ दें, तो एक बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद इससे बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो हमारा बगास के दूसरे यूजेस भी किए जा सकते हैं। आजकल तो कार्डबोर्ड बन रहे हैं, कटलरीज बन रही हैं और पेपर प्लांट में हम बगास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर मिल से निकलते हैं और जिनका पहले इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन अब इन सब का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पोटाश खाद का मिलना, क्योंकि हम सबको पता है कि पोटाश हम विदेशों से आयात करते हैं। बिल्कुल, ज्यादा निर्भरता हमारी आयात पर होती है। तो इसमें हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ज्यादा लाभ यहाँ पर हम कह सकते हैं मिल जाएंगे। इन लाभों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले योगेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बाजार में बिकने वाले जो पोटेशियम उर्वरक हैं वो कौन कौन से हैं और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन कौन से हैं, और अगर हम प्रति 100 किलो की बात करते हैं तो भाव किस प्रकार रहते हैं उनके? बाजार में बिकने वाले जो पोटेशियम उर्वरक हैं उसमें सर्वाधिक प्रचलित और सबसे अधिक बिकने वाला पोटेशिक खाद है म्यूरेट ऑफ पोटाश है। म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में ही ज़्यादातर किसान पोटेशियम की पूर्ति करते हैं, जो फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जैसा भी हमारे साथियों ने बताया। और गन्ने में बहुत ज़्यादा पोटेशियम की खपत है। इसके अतिरिक्त जो और पोटेशियम वाले उर्वरक हैं उसमें सल्फेट ऑफ पोटाश है। ये वाटर सॉल्युबल ग्रेड भी आता है और उस तरीके से भी प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा जो है मोनोपोटेशियम नाइट्रेट एक है। ये सब वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं। प्रमुख रूप से जो किसान भाई प्रयोग करते हैं अपने खेतों में म्यूरेट ऑफ पोटाश का करते हैं। और अभी कुछ समय पहले, आज से करीब 4 साल पहले, सन 2018 में हमने एक हमारे संस्था है, हमारी अपनी इफ्को की संस्था है एक्वा एग्री, उसके मिस्टर अभिराम सेठ और बलरामपुर चीनी मिल में ये पहले जो डिस्टिलरी थी उससे जो ऐश जनरेट हुई, हम लोगों ने 2018 से ये पोटैश डेराइव्ड बाय मोलेसेस जो फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर का भी अंश है, इसको निबंधन फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर में किया गया है। इसी तरीके का हमने प्रयोग किया था और तब से इफ्को ने इसको बनाना शुरू किया बलरामपुर चीनी मिल से। और ये प्रोडक्ट जो है निश्चित रूप से अनूठा है और इसका प्रयोग करने से किसान भाइयों को बहुत सारे लाभ हैं। इसमें जो निबंधन है फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर में, जो वैधानिक रूप से सरकार का एक अंग है,
तो उसके हिसाब से 14.5% पोटास होना चाहिए। तो इसमें 14.5% से ज़्यादा ही पोटास हम लोग देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं लिखी हुई हैं लेकिन जो इसमें उपलब्ध हैं, अभी बताया हमारे साथी ने। इसमें सबसे अच्छा करीब 10% के आसपास कैल्शियम है, 5% के आसपास इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी है और 7% के आसपास इसमें सल्फर है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कुछ हमारे द्वितीयक पोषक तत्व हैं जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर इसमें पहले से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें हैं, कुछ इसमें बहुत अच्छे हमारे और भी जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती वो हैं। तो बाज़ार में अभी 2018 में हम लोगों ने इसे करीब 4000 टन से शुरू किया था और आज जो पिछला साल हमारा क्लोज हुआ है 2021-22 में, उसमें हमने करीब 76,000 टन इसको किसानों को उपलब्ध कराया है। और अभी इस साल जो अभी वर्तमान जो सत्र है, इसमें वित्तीय सत्र में हम उम्मीद करते हैं हम 2 लाख टन तक इसका विक्रय किसान भाइयों के बीच में करेंगे जी। इसमें कुछ विशिष्ट फायदे हैं इसके प्रयोग करने से। इसमें जो पोटैश होता है उसमें से जो 75% अंश होता है वो सल्फेट के रूप में होता है और 25% के आसपास जो पोटाश होता है वो पोटेशियम क्लोराइड के रूप में है, बाकी पोटेशियम सल्फेट है। और बहुत सारी फसलें हैं, सब्जी की फसलें हैं, फलों की सब्जियां हैं और वैसे फसलें हैं जिनमें क्लोरीन सेंसिटिविटी होती है, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सल्फेट के रूप में पोटाश है और इससे अतिरिक्त फ़ायदा ये भी है कि अगर हम चाहें तो इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करने के साथ साथ एक सबसे जो खास बात मैं कहना चाहूँगा जी कि अभी जैविक खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त उत्पाद है। ये 100% ऑर्गेनिक है, जैविक रूप से इसमें गन्ने के प्लांट सोर्स से आया हुआ है। तो इसको हम जैविक खाद के रूप में सम्मिलित करते हैं और जैविक खाद के रूप में सम्मिलित करके हम पौधों में पोटेशियम की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अभी जो और भी इसके उत्पादन को और बढ़ाने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो आगे संभावना यहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं कि इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। हमारे जो किसान जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। तो ऐसे में मैं डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। बात कर रहे हैं हम कि गन्ने से पोटेशियम के दाने निकालकर उनका इस्तेमाल हम खेतों में कर सकते हैं, जैविक खेती के तौर पर ये बहुत अच्छा विकल्प है ये। तो किस तरह की प्रक्रिया रहती है, कैसे हम पोटेशियम को निकालते हैं, इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। पहली बात तो मैं बता दूं कि पोटेशियम किस तरह से हमारी गन्ने की फसल में जो है ना लाभ पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोटेशियम उर्वरक है या पोटेशियम तत्व है वो हमारे गन्ने में जो भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें वो लगभग 40 तरह के जो एंजाइम्स गन्ने में होते हैं उनको निर्धारित करती है, उनके कामकाज में जो ना उसको निर्धारित करती है, जिससे कि हमारी पत्तियों में जो चीनी बनती है उसमें बदलाव करके चीनी यानी जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को बदलने में, बदल करके सुक्रोज बनाने में, सुक्रोज को परिवहन करके ट्रांसपोर्ट करके और गन्ने के जो तना है उसमें पहुंचाने का काम हमारी जो है ना ये पोटेशियम तत्व जो है ना ये सब करते हैं। साथ ही साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने पोटेशियम उर्वरक के लिए पूछा, तो पोटेशियम उर्वरक का जो भी हमारे देश में जो मिलता है वो पूरा का पूरा आयात से होता है और इस आयात में, और ये बता देना चाहूंगा कि इसमें करीब 45 से 50 लाख टन पोटाशिक उर्वरक की खपत हमारे देश में होती है और ये पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ऐसे में हमें लगभग जो ना करीब 7200 करोड़ रुपया खर्च करने पड़ते हैं जी। लेकिन अगर ये भारत सरकार का जो निर्णय है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है भारत सरकार का कि जो भारत सरकार ने जो पीडीएम यानी जो मोलेसिस से हमारे जो पोटेशियम उर्वरक बनाए जा रहे हैं तो उसमें जो ना 73 रुपया प्रति 50 किलोग्राम की बोरी पर 73 रुपया मिलेगा। लेकिन इसको सब्सिडी देने में भारत सरकार को लगभग 152 करोड़ रुपया को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब हम आयात करते हैं तो आयात करने में जो हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो करीब 650 करोड़ रुपया की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो इस तरह से देखा जाएगा कि जो हमारे देश में हमारे चीनी मिलों के द्वारा जो मोलेसिस है, तो मोलेसिस से जो पोटेशियम बन रहा है
बनने में जो है ना कई तरह के फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये है कि जितना मोलेसिस हमारा बनेगा, अभी आपको ये बता दूं कि जो 100 टन हमारी गन्ने की उपज होती है उसमें लगभग 4 टन मोलेसिस निकलता है और उसमें से हम जो है ना एथनॉल बनाते हैं और 1 लीटर एथनॉल बनाने में लगभग 10 से 15 लीटर स्पेंट वाश निकलता है, जो कि हमारे लिए, हमारे चीनी मिलों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये था कि 0 लिक्विड डिस्चार्ज बेस्ड हमारी चीनी मिलें बने। तो जब ये टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके आधार पर मोलेसिस के द्वारा जब ये स्पेंट वाश बनेगा, फिर स्पेंट वाश से जो ना जो हमारी जो पोटेशियम उर्वरक है इसको हम बनाने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह से पोटेशियम उर्वरक का कार्य उत्पादन करेंगे तो लगभग लगभग 1/10 जो हमारे पोटेशियम उर्वरक है उसका जो उत्पादन है वो हमारे देश में हो जाएगा और हमारी गन्ने की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोटेशियम उर्वरक के लिए आपने बताया, तो ये सबसे जरूरी हमारी गन्ने की फसल हो या कोई अन्य फसल हो, उसमें जरूरत हो जाता है कि पौधों में जो है ना एक सहनशीलता उपलब्ध हो। सहनशीलता बीमारियों के लिए, सहनशीलता कीड़े मकोड़ों के लिए, और सहनशीलता वहां पर भी हो जाती है कि जैसे कि आपने ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक दे दिया तो ऐसे में क्या होता है कि उसके जो है ना जो इल इफेक्ट्स हैं नाइट्रोजन के, उसको कम करने में पोटेशियम उर्वरक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर लाभकारी ही है, क्योंकि हमारे किसानों को तो अच्छी उपज मिल ही रही है, साथ ही हमारे शुगर मिल के जितने भी लोग हैं उन्हें बड़ी दिक्कतें होती थी कि इसका निस्तारण किस तरह से किया जाए। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कुलदीप जी की ये जो कदम है ये शुगर मिल के लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम उभर कर आया है। जो पहले स्पेंट वॉश होता था, हानिकारक कचरा जिसे माना जाता है, अब उसका प्रबंधन अच्छी तरह से भी किया जा सकता है और फायदा तो मिल रहा है, हमें उत्पाद यहाँ पर तैयार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये स्पेंट वॉश शुगर मिल्स के लिए और डिस्टिलरीज के लिए एक सिरदर्द था। बिल्कुल आपने सही कहा और डॉक्टर साहब ने भी इसके बारे में बताया। और ये वेस्ट टू वेल्थ की जो बात हमारी भारत सरकार भी करती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में कई बार चर्चा, तो ये एक सटीक उदाहरण है वेस्ट टू वेल्थ का। जो स्पेंट वॉश हमारे लिए एक सरदर्द था, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटम में ये बनता था और हम लोग इसको प्रेस मड के साथ मिलाकर बायोकंपोस्ट खाद बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन वॉल्यूम मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ह्यूज लैंड की आवश्यकता होती थी, जो कि आज की डेट में इतना जमीन मिलना संभव नहीं है। कितना भी हम कोशिश करते थे लेकिन फिर भी कंटामिनेशन का डर हमेशा बना रहता था। वाटर कंटामिनेशन, सॉयल कंटामिनेशन, एयर कंटामिनेशन। तो ये वेस्ट था जो एक सरदर्द था और आज ये वेल्थ के रूप में हमको पोटास के रूप में एक फर्टिलाइजर दे रहा है, जिसकी मांग है आज के समय में। पोटास फर्टिलाइजर की मांग है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटास को इस्तेमाल करते हुए गन्ने की फसल को मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं तो 60 kg पर हेक्टेयर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है गन्ने की फसल को उगाने के लिए। उसके लिए हमको 100 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश की जरूरत होगी और आज के बाजार भाव की अगर बात करूं तो करीब 1750-1800 रुपए का हमको वो मिलेगा। अगर मैं इस पोटेशियम जो हम बना रहे हैं शुगर मिल के अंदर अपने वेस्ट से जो बना रहे हैं, इसमें करीब लागत आएगी 800 से 1000 रुपए। करीब 450 से 500 किलोग्राम ये हमें पोटेशियम देना पड़ेगा 1 हेक्टेयर में। उस समय म्यूरेट ऑफ पोटास को हम बुआई के समय देते हैं, इसको हम लास्ट बुआई जुताई के समय हम मिला दें मिट्टी में और उसके बाद हम अपना गन्ने की बुआई कर दें। तो 700 से 800 रुपए की बचत हो गई सीधे तौर पर। यहाँ पर देखिए लागत में हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है जमीन की। और जमीन में आज की डेट में हमारी भूमि में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक कंटेंट की। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दिन पर दिन कम होती जा रही है क्योंकि उर्वरक का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, रसायनों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जिससे मिट्टी भी यहाँ पर प्रभावित हो रही है। तो उसके लिए जब ये ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ावा देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ जो जमीन का जो बायोलॉजिकल और केमिकल और फिजिकल जो कंपोजिशन है उसको इंप्रूव करने का ये काम करता है। और साथ ही साथ
एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई इसमें रसायन नहीं है और एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। दूसरा, इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है। गन्ने से हम, धरती हमारी माँ है, हम इसको ऐसा मानते हैं, हम धरती से कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं गन्ने को उगाने के लिए, और फिर हम गन्ने की पूरी प्रोसेसिंग के बाद वापस हम धरती को वापस अपनी भूमि को दे रहे हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस हम पूरा कर रहे हैं। जो धरती से लिया है वही हम धरती को एक, और हम कह सकते हैं कि अच्छे रूप में यहाँ पर वापस दे रहे हैं, जिससे हमारी धरती माँ, हमारे देश की जो मिट्टी है वो भी बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही है। जी हाँ, खराब हो गई थी उसकी सेहत रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से, अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है ये कि गन्ने से पोटेशियम तैयार करके हम ना केवल गन्ने की अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपनी मिट्टी को भी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। स्पेंट वॉश, जो कि बहुत ही बड़ा यहां पर हम कह सकते हैं कि सिर दर्द था, उसका प्रबंधन करना, अब उसमें भी यहां पर निजात मिल गया है शुगर मिलों को। इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं गन्ने से पोटेशियम पर। जी हाँ, हमारा विचार विमर्श जारी है, विषय है हमारा गन्ने से पोटेशियम। हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं यहां पर रुक करना चाहूंगी हमारे विशेषज्ञ योगेंद्र कुमार जी का। आप इफ्को से हैं, मार्केटिंग देखते हैं, विपणन निदेशक हैं, तो जो ये पोटाश हमारा निकलता है गन्ने से, शुगर मिलें बनाती है, तो इनके विपणन के लिए किस तरह की यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और किसानों की तक इसे कैसे पहुंचाया जा रहा है? किसानों तक इसको शुरुआत मैंने बताया 2018 से की। पहले ही सीजन में इतना लोकप्रिय हुआ किसानों में कि लाइन लगा के किसानों ने इसको ग्रहण किया। फिर थोड़ा प्रोत्साहित हम लोग और हुए, फिर इसके उत्पादन को और बढ़ाया। धीरे धीरे इसके उत्पादन को हम खुद जॉइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम लगा करके बहुत सारी गन्ना मिलों से एग्रीमेंट करके, अनुबंध करके हम वहाँ से ऐस लेते हैं, और उसको अपने देख रेख में उसका क्वालिटी कंट्रोल के लिए हर प्लांट पे एक आदमी बैठाया हुआ है, जिससे गुणवत्ता का नियंत्रण हो। धीरे धीरे उसके जो है उत्पादन को हमने स्केल अप किया, बढ़ाया, और अब यहाँ तक बढ़ाया कि हमने आपको पहले बताया था कि हम 2 लाख टन तक इसका विपणन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी इसकी सीमाएं हैं जी, उनके बारे में भी हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को। जरूर बताएं। सीमाएं ऐसी हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक दृष्टि से ये उत्तम है, खेती के लिए अभूतपूर्व वरदान है, पूर्णतया जैविक है। लेकिन अभी देश में जितनी डिस्टिलरी हैं उन सब में इंसिनरेशन बॉयलर नहीं है जी। मान लो जैसे 350 के आसपास डिस्टिलरी हैं, उसमें करीब 90 डिस्टिलरियों के पास इंसिनरेशन बॉयलर उपलब्ध हैं। उनकी औसत अगर क्षमता है ऐस की प्रोडक्शन की, वो 60 टन की है, यानी 5000 टन रोज हमको मिल पाता है। कुल मिला के अगर देखें आज के समय में, तो पूरे साल में अगर देखा जाए तो मात्रा बहुत नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा है वो मात्रा बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको बना करके उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन एक इससे हमें ये भी सोचने के लिए ये मजबूर होते हैं हम लोग, और इस पे हम लोग आगे भी अभी और शोध कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, कि गन्ने में जिसमें 280 किलोग्राम पोटाश डाला जाता है, अगर उसका प्लांट सोर्स से हम ये जो नेचुरल पोटाश, इसको हमने नाम दिया है पीडीएम की जगह, नेचुरल पोटाश निकाल सकते हैं जो इतना उपयोगी है, तो क्या अन्य फसल अवशेषों में भी
इस तरीके के पोषक तत्व मौजूद हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ से इसको हम लोग और अधिक पैदा कर सकते हैं पोटास को। दूसरा, अभी जो देश की कुल मांग है उसमें अधिकांश जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल होता है, और इस जो हमारा जो पीडीएम है, पोटैश डिराइव्ड बाय मोलेसेस, इसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से करने के साथ ही साथ एक और इसमें हम लोगों ने शुरू किया है। अभी केवल इससे हम लोग एक बल्क प्रोडक्ट बनाते थे, जिसमें एक खेत में वेसल ड्रेसिंग में इसको डालते थे। अभी हमने एक और काम शुरू किया, अब 2 संयंत्र हम अभी लगाने का बिल्कुल चेष्टा कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी। अब सीधे जो हमारा एस बनता है उससे हम सल्फेट ऑफ पोटास भी बना सकते हैं, जो एक जल विलेय उर्वरक है, और वो सल्फेट ऑफ पोटास जो बनेगा, जिसका पौधों के ऊपर जो है छिड़काव किया जा सकता है, उसको भी बनाने का संयंत्र हम लोग लगाने के उसमें है, प्रोसेस में है, हमारी प्रक्रिया चल रही है। तो उसको बनाने में हमें और अधिक लाभ होगा, क्योंकि अगर खड़ी फसल में पोटैश की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए जल विलेय उर्वरक बहुत उपयोगी होते हैं, तो इससे जल विलेय उर्वरक भी बनाया जा सकता है। अभी दूसरी हमारी तकनीकी विकसित की है वैज्ञानिकों ने, भावनगर में एक CSMCRI संस्था है, उन्हीं की टेक्नोलॉजी है, जिसके आधार पर हम ऐसे भी सल्फेट ऑफ पोटास बना सकते हैं। और अभी ये भी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि सीधे स्पेंट वाश से भी सल्फेट ऑफ पोटास बना लिया जाए। सल्फेट ऑफ पोटास का भी आयात 100% विदेशों से होता है, लेकिन अगर हम अपने देश में सल्फेट ऑफ पोटास का निर्माण कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो भी उपलब्ध स्रोत है हमारा जो एस का है या स्पेंट वाश का है, स्पेंट वाश का स्रोत बहुत ज्यादा है, और उस बहुत पूरे स्रोत का अगर इस्तेमाल करके हम सल्फेट ऑफ पोटास भी बनाएं और साथ में अपना ये पोटैश डिराइव्ड बाय मोलेसेस यानी नेचुरल पोटास बनाएं, तो दोनों का ही प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अभी सल्फेट ऑफ पोटास जब बनना शुरू होगा तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम पूरे देश में करीब 1 लाख टन तक सल्फेट ऑफ पोटास का भी निर्माण कर लेंगे। और वो सल्फेट ऑफ पोटास जब विदेशों से आयात होता है तो कीमत 100 रुपए किलो से ज्यादा है, किलो में 100 रुपए किलो से ज्यादा बिकता है, किसान भाई खरीदते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो सल्फेट ऑफ पोटास हम अपने किसान भाइयों को 50 रुपए 60 रुपए किलो में देने में समर्थ होंगे जी। तो इस तरीके से एक संभावना ये है जिस पे काम चल रहा है। दूसरी संभावनाएं और भी हैं कि और किन किन तरीकों से जब हम अपने आत्मनिर्भरता की ओर एक तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमने नैनो के तमाम प्रोडक्ट बना दिए और बहुत अच्छी तरीके से किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं। उसमें हम हो सकता है क्या, मैं विश्वास करता हूं कि अगले 6 महीने में हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का भी एक नैनो बना करके किसान को एक पूरा समन्वित संतुलित उर्वरक प्रयोग के विषय में आगे बढ़ेंगे और उनको एक ये भी विकल्प और एक ये भी अतिरिक्त एक उत्पाद उनको देने वाले हैं। बिल्कुल, डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर सिंह, गन्ने से पोटाश केवल हमारे देश में ये होता है या फिर अन्य देशों में भी ऐसी पहल की गई है, और अगर की गई है तो किस तरह से भिन्न है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, ऐसा है ना कि जो शुगर इंडस्ट्री के सामने हमारे की जो समस्याएं थी अभी तक, जो भारत सरकार की जो पहल है उसके तहत यह है कि जो शुगर इंडस्ट्री हमारी जो है ना 1 लीटर एथनॉल उत्पादन के लिए 10 से 15 लीटर स्पेंट वाश निकलता था, जो बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे कुलदीप जी ने भी बताया जी। तो उस समस्या का समाधान भी इस पीडीएम के जरिए निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ज्यादा हमारा जो मोलेसिस निकलेगा उतना ही ज्यादा हमारा जो ना एथनॉल बनेगा, और एथनॉल बनना भी बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि भारत सरकार की मंशा के अनुसार अभी तक हम लोग 10% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जो लिमिट है उसको हम पार कर चुके हैं, और 2024 तक हमें इसको 20% तक ले जाना है। तो हमारा जितना ही ज्यादा मोलेसिस पैदा होगा और उतना ही ज्यादा एथनॉल पैदा होगा, और जो स्पेंट वेस्ट जो बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी सिरदर्द थी शुगर इंडस्ट्री के सामने, उसका भी निजात पा लिया गया है पीडीएम के द्वारा, जो मोलेसिस से हम पोटेशियम का निर्माण करते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि दूसरे देशों में अभी तक जो है ना, दूसरे देशों में जो है ना, ब्राजील में इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो ब्राजील जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है और भारत का नंबर उसके दूसरे नंबर पे आता है, तो ब्राजील में इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। लेकिन जिस तरह की पहल हमारे देश में की गई है, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है भारत सरकार का। और भारत सरकार ने इस तरह के सॉफ्ट लोन्स भी शुगर इंडस्ट्री को देने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, जब यहाँ पर बेहतरी की बात हम कर रहे हैं तो कुलदीप जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब हम पीडीएम बनाते हैं तो ऐसे में जो प्रक्रिया है उसमें अभी और बेहतरी की गुंजाइश है? हाँ बिल्कुल, इसमें बेहतरी की अभी गुंजाइश है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, पिछले 1-2 वर्षों में ही इस पर काम शुरू हुआ है जी। और अभी इसमें कई कंपनीज, जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि आप इस पर काम कर रहे हैं, और भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, और शुगर मिल्स भी इस पर काम कर रही हैं कि वो अपना इन हाउस प्लांट लगाकर इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक कमर्शियल वे में इसको प्रोडक्शन किया जाए। अभी क्या है कि ज्यादातर शुगर मिल्स अपने फार्मर्स के लिए इसका निर्माण कर रही हैं और इसको बेहतरी के लिए, इसके लिए हमें एक अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट की आवश्यकता है। अभी उस तरह की टेक्नोलॉजी शुगर मिल्स ने लगाना शुरू नहीं किया है, बट इस पर काम चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है जी। दूसरा हम धन्यवाद देते हैं अपनी भारत सरकार को भी कि इन्होंने लगभग, सरकार ने 1460 रुपये पर टन की इस पर सब्सिडी रखी है कि जो दानेदार ये पोटेशियम फर्टिलाइजर शुगर मिल और डिस्टिलरी के बाई प्रोडक्ट से बनाएंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका प्रयोग दानेदार फर्टिलाइजर के साथ साथ पाउडरी फॉर्म में भी किया जा सकता है जी। इसको ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए ज़्यादा प्लांट, ज़्यादा लैंड और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो हम इसको पाउडर फॉर्म में भी फार्मर्स को दे सकते हैं। उसकी एफिकेसी के ऊपर, उसकी प्रभावशीलता के ऊपर मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं आज भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जो सब्सिडी ग्रेन्यूल्स के लिए, यानी दानेदार पोटेशियम फर्टिलाइजर बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई है, वो अगर कोई शुगर मिल और डिस्टिलरी पाउडर फॉर्म में बनाकर इसका उत्पादन करना चाहे तो उसको भी वो सब्सिडी अगर एक्सटेंड होती है तो इससे इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, बेहतर ढंग से हम इसको प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमारे किसान भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक ये मेरा सुझाव है कि इस पर अगर इस पर विचार किया जाएगा तो बिल्कुल पूरे तरीके से मैं श्योर हूं कि इसका उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता भी बढ़ेगी और इसका किसान भाई हमारे यहाँ उपयोग भी ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। शुगर मिल की तरफ से एक सुझाव यहाँ पर आ रहा है, योगेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, सुझाव बहुत उत्तम है जी, लेकिन केवल हमें गन्ने के मिलों के ऊपर ही निर्भरता पूरी बनाना जी इस ऑर्गेनिक पोटैश को उत्पादन में बहुत उपयुक्त नहीं होगा। हमें अभी पहले भी बताया कि बहुत सारे स्रोत हैं। अभी जैसे भारत सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, ऊर्जा के प्रति हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ऐसा प्रयास है। तो उसमें सीबीजी के प्लांट बहुत सारे लग रहे हैं देश में, और वो जो प्लांट लग रहे हैं उसमें भी सेलरी और क्रॉप रेजिड्यू का इस्तेमाल होता है। उसमें बहुत सारा वेस्ट निकल रहा है, बहुत सारे वेस्ट में भी अभी वैल्यू एडिशन करके कुछ उसमें पोटेशियम 3% 4% मिल रहा है। उतना नहीं मिल रहा जितना गन्ने मिलता है, क्योंकि दूसरे अवशेषों में इतना नहीं मिलता है, और मिलता इसलिए नहीं कि वहाँ पोटेशियम का उपभोग कम है। तो हमने जैसे अभी केले का उदाहरण लिया, ऐसे बहुत सारी फसलों के रेजिड्यू के आधार पे जो अवशेष निकल रहे हैं, उन अवशेषों का उपयोग करके भी हमें जैविक रूप से पोटाश तैयार करके किसान भाइयों को सिखाने की आवश्यकता है जी। किसान भाई जितने फसल अवशेष हैं, अब फसल अवशेष में अगर बहुत अच्छा एक विकल्प आया है, विकल्प बहुत दिन से मौजूद है लेकिन किसान भाइयों में जागरूकता आई है। अगर एक बायोडिकम्पोजर है जो हमारी आईसीआर ने बनाया है, पूसा का एक टेक्नोलॉजी, हम लोग अब लार्ज स्केल पे बना रहे हैं। अगर 25 रुपए का केवल मिलता है, अगर 1 एकड़ खेत में किसान उसका उपयोग कर दें, कुछ नहीं करना, 25 रुपए का है, 1 ड्रम पानी लेना है, उसमें 5 किलो गुड़ मिलाना है और उसको डाल देना है बायोडिकम्पोजर को, डंडे से रोज हिलाते रहना है, और 7 दिन के बाद अगर 1 एकड़ खेत में उसका स्प्रे किसान भाई कर देते हैं तो जितने भी फसल अवशेष हैं वो सड़ करके एक उपजाऊ खाद बना देते हैं। उसमें सबसे अधिक पोटेशियम ही होता है। अब उस पोटेशियम का उपभोग जिन खेतों में इसका इस्तेमाल हुआ है, बायोडिकम्पोजर का जो प्योर ऑर्गेनिक है, और सारे फसल अवशेष अगर वहां के सड़ जाते हैं
तो एक अनुमान है कि 1 हेक्टेयर में 40 से 50 किलो पोटैश मिल जाती है। फसल अवशेषों को सड़ा के हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल थोड़ी सी किसान भाई अभी इसको करना शुरू किए हैं और इस तरीके से अन्य भी संशोधन इसमें करने पड़ेंगे अगर हमें पूर्ण रूप से आयात से निर्भरता मतलब समाप्त करनी है। आयात की मात्रा भी बहुत अधिक है क्योंकि पोटैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और फसलों में भी पोटैश सबसे ज़्यादा उपभोग किए जाने वाला पोषक तत्व है। तो हम अभी इन ऑर्गेनिक स्रोतों को बढ़ाना है। केवल निर्भरता हमें गन्ने के ऊपर से हटा करके अन्य तरीके से भी पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाना होगा, तभी हम कुछ हद तक पोटाश में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो आयात से निर्भरता हटानी है तो केवल गन्ना ही नहीं बल्कि अन्य स्रोतों के जरिए भी हम इसको तैयार कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में इस पर निश्चित तौर पर जैसे काम हो रहा है हम सफलता भी हासिल जरूर करेंगे। और इसी के साथ बता दें आपको हमारी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मजा आइए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गन्ने से पोटेशियम के बारे में। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कदम हम कह सकते हैं ये जो भरकर आ रहा है, ना केवल शुगर मिलों के लिए बल्कि हमारे किसानों के लिए भी काफी अच्छा साबित हो रहा है। पोटैश पर हम आयात निर्भरता को कम करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे आने वाले समय में इसी स्थिति में कार्य हो रहा है। तो आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनसे इसके बारे में विस्तृत और हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। अभी तक हम म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करते थे, अब आया है पोटाश डिराइव्ड बाय मोलासेस। इसमें अंतर क्या है, इस पर आप डॉक्टर सिंह यहां पर जानकारी दें हमारे सभी दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों बहनों को। देखिए, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि दोनों फर्टिलाइजर, देखिए एक जो हमारा उर्वरक है म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो हमारे दूसरे जो साथी हैं उन्होंने बता दिया कि ये पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और इस पर भारत सरकार को, हमारे देश को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और विदेशी मुद्रा के रूप में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। हमारे देश में 40 से 50 लाख टन के हिसाब से पोटेशियम उर्वरक की खपत होती है और जो पीडीएम आया हुआ है, जो मोलासेस से हमारा जो पोटेशियम उर्वरक निकाला जा रहा है, ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। पहले किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो चीनी उद्योग के सामने जो स्पेंट वाश को की समस्या थी, उसको जो ना किस तरह से उसको किया जाए, उसकी बहुत बड़ी समस्या उससे भी हम एक उत्पाद तैयार कर सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, किसी ने सोचा नहीं था कि इससे भी हम पोटेशियम उर्वरक तैयार कर लें, किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसे में जो है ना, जो भारत सरकार का जो निर्णय है निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया निर्णय है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो पीडीएम फर्टिलाइजर निकल रहा है, जैसे कि हमारे योगेंद्र जी ने भी बताया कि इसमें पोटेशियम तत्व के साथ साथ हमारे जो सल्फर है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और भी छोटे छोटे तत्व होते हैं। और दूसरा, ये नेचुरल सोर्सेस पर आधारित है और जितना ज्यादा पोटेशियम उर्वरक हमारी शुगर इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेंगी, पहली बात यह है कि ये जो है ना, जो स्पेंट वाश की जो समस्या थी, जो हैवी मेटल्स की समस्या थी कि जिसका उपयोग हम डायरेक्टली अपने शुगर केन के खेतों में नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये डर था कि जो हैवी मेटल्स हैं अगर वो किसी तरह से फूड सिस्टम में आ गए तो वो कैंसर भी क्रिएट करता है। तो ऐसे में इससे भी निजात मिल गई है। शुगर इंडस्ट्री इस तरह का प्रोसेस करती है कि जो हैवी मेटल्स हमारे हैं ये लीच डाउन कर जा रहे हैं और वो हैवी मेटल्स हमारे इन फर्टिलाइजर्स में बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। तो एक तरफ जहां हम पोटेशियम फर्टिलाइजर की आयात को हम बहुत कम कर रहे हैं, फिलहाल अगर हम 1/3 भी अगर कम कर देते हैं तो बहुत बड़ी बचत होगी, हमारे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही साथ हमारे जो अन्य पोषक तत्व हैं, इस पीडीएम के साथ अन्य पोषक तत्व भी हमारे पौधों को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि इसकी जो उपभोग क्षमता है, जो यूटिलाइजेशन इफिशिएंसी है, जहां हमारे जो
जो म्यूरेट ऑफ पोटाश में 15 से 20% भी होती थी, इसकी जो उपभोग क्षमता है उससे कहीं ज्यादा होगी। इस पर रिसर्चेज हमारी चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा और गन्ना उत्पादन हो या कोई दूसरी फसल का उत्पादन हो, अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता के साथ उत्पादन मिलेगा, जिससे हम अच्छे स्तर पर निर्यात भी यहाँ पर कर सकेंगे और विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करेंगे बल्कि अर्जित कर पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए काफी अच्छा हम कदम कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुलदीप जी का रुख करना चाहूंगी, आप शुगर मिल से हैं, तो आपसे एक अहम सवाल, अक्सर ये सुना है हमने कहते हुए कि सल्फर वाली चीनी लेनी चाहिए या सल्फर लेस वाली चीनी लेनी चाहिए, बहुत भ्रांति है इसके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि भ्रांति है और ये केवल प्रोसेस का फर्क है। शुगर मिल में मैं आपको बता दूं, गन्ना आता है और उसको हम मिलिंग से उसमें से बगास अलग कर लिया जाता है और जूस को प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है जी। तो जूस को फिर वहां पे अंदर उसमें प्रोसेस में एवापोरेशन से हम उसको भाप को उड़ा देते हैं, उसको कंसंट्रेशन करते हैं और साथ ही साथ हम क्लैरिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, जो गंदगी है जूस के अंदर, वैक्स है या दूसरे और पदार्थ हैं, उनको अलग कर लेते हैं और क्लियर जूस को अलग करके ले जाते हैं। तो उसके दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है कि आप उसमें सल्फर अप्लाई करिए और उससे उसका क्लीनिंग करिए, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दीजिए। दूसरा अभी जो प्रोसेस है जिसमें हम पहले रॉ शुगर बनाते हैं इम्प्योरिटीज के साथ, ज्यादा कुछ इम्प्योरिटीज को हम निकाल देते हैं, बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो हम आयन एक्सचेंज एक प्रोसेस है उसके थ्रू गुजारते हैं उसको और उसमें इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर देते हैं। तो जो ये रिफाइनरी प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज वाली प्रोसेस है, इसमें सल्फर का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी प्रोसेस बिल्कुल वही है। उसके बाद आगे फिर क्रिस्टलाइजेशन होता है जिसमें हम शुगर के दाने बनाते हैं, फिर उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसको फिर आगे बैक कर देते हैं। बिल्कुल। तो और ऐसे में हमने देखा है कि जब हम बाजार का रुख करते हैं, एक उपभोक्ता के तौर पर मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, दामों में भी यहाँ पर अंतर होता है, इसका क्या कारण है? ये प्रोसेसिंग के चलते ही इनमें हमें अंतर देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। आपने देखा होगा कि अगर आप सल्फर लेस शुगर खरीद रहे हैं यानी रिफाइंड शुगर खरीद रहे हैं तो वो व्हाइट होगी, उसका लस्टर बेटर होगा, उसकी चमक दाने की ज्यादा होगी और चीनी एकदम सफेद होगी जी। क्योंकि वो आयन एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो सल्फर लेस प्रोसेस है और उसमें फिल्ट्रेशन या क्लैरिफिकेशन आप कहिए इतना साफ होता है कि गन्ने उससे चीनी के अंदर से सारी इंप्योरिटीज निकल जाती है। इसी की वजह से वो ज्यादा साफ नजर आती है, इसी वजह से दाना ज्यादा चमकीला नजर आता है। सल्फर की जो प्रोसेस है वो उसमें थोड़ा सा कलर लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, दाने के अंदर वो चमक हमको नहीं मिलती है। लेकिन अगर एक भ्रांति की अगर मैं बात करूं कि स्वास्थ्य के लिए, जैसा आपने कहा कि सल्फर लेस खानी चाहिए या सल्फर फ्री रिफाइंड शुगर खानी चाहिए, तो जब दाने में इतनी ज्यादा प्रोसेस है, उसका इवोपरेशन, उसके बाद क्लैरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन और बार बार क्रिस्टलाइजेशन की दाने में अगर सल्फर के बहुत बहुत मामूली ट्रेसेस जा पाते हैं तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई भी शुगर कोई खास फर्क नहीं करेगी, वो एक जैसा ही है। और ऐसा नहीं है कि सल्फर फ्री शुगर लाभदायक है या सल्फर वाली शुगर हानिकारक है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका प्रक्रिया का फर्क है और अपीयरेंस का फर्क है। उसकी देखने में आपको जो रिफाइंड शुगर है, सल्फर फ्री शुगर है, वो ज्यादा चमकीली होगी, ज्यादा सफेद होगी और सल्फर वाली शुगर थोड़ा सा आपको डल नजर आएगा दाना और उसकी सफेदी भी थोड़ा कम हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए एक भ्रांति ही है कि सल्फर लेस चीनी जो है वो काफी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। शुगर मिल के हमारे कार्यकारी निदेशक उपस्थित हैं जिन्होंने इस भ्रांति को यहाँ पर दूर किया है। तो गन्ने से आप चीनी हासिल कर सकते हैं, वो अच्छी सेहत के लिए मानी जाती है, चाहे सल्फर लेस हो या फिर सल्फर युक्त हो, केवल प्रक्रिया का यहाँ पर अंतर होता है। अंतिम सवाल है योगेंद्र जी, मैं आपसे करना चाहूंगी, आप यहाँ पर विपणन निदेशक हैं, इफ्को से आए हैं। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था यहाँ पर कि नैनो उर्वरकों का भी यहाँ पर आप लोग निर्माण कर रहे हैं, आप लोग तैयार कर रहे हैं और हमारे किसान उसे अपना भी रहे हैं। इस पर और आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी मैं। देखिए, ये एक ऐसी नई तकनीक है जहां पे हमने सबसे पहले इंस्पिरेशन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ली थी जी। उन्होंने कहा था लाल किले की प्राचीर से कि यूरिया का प्रयोग कम करना है, धरती माता को बचाना है। बहुत पहले उन्होंने कहा था, फिर ये भी कहा था कि एक मन की बात के कार्यक्रम में
कि अगर 6 बोरी यूरिया प्रयोग कर रहे हो तो 4 बोरी, 5 बोरी कर रहे हो तो 3 बोरी, अगर हो सके तो यूरिया का मुक्त कारक अभियान चलाना है। तो उस यूरिया का मुक्त कारक अभियान में थोड़ा सा हम लोगों ने एक आहुति दी थी। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने देश में पहली बार नैनो यूरिया तरल का निर्माण किया और वो नैनो यूरिया तरल से जो टॉप ड्रेसिंग खेत में यूरिया के किसान भाई करते हैं उसको एकदम बंद कर सकते हैं जी। जहां भी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जितनी बार करते हैं उतनी बार नैनो यूरिया तरल का अगर छिड़काव कर देंगे तो उनको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसा करने से न केवल यूरिया की खपत को कम करेंगे बल्कि अपने उत्पादन को भी 7 से 8% बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक सबसे खास बात है कि चूंकि उसमें बहुत कम रसायन का प्रयोग हुआ है जी, तो उस वजह से उस उत्पाद की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। हमने बहुत सारी जगह प्रयोग करके देखा है, एप्पल के आर्चर्ड में किया है, ऑरेंज के आर्चर्ड में किया है, बहुत सारी अन्य फसलों में किया है, तो उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। सब्जियों की गुणवत्ता आशातीत रूप से बढ़ जाती है, बहुत अच्छी सब्जियां पैदा होती हैं। तो इस तरीके से हम टॉप ड्रेसिंग में एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा थी, जो उनकी प्रेरणा थी कि हम धरती माता से यूरिया के प्रयोग को कम करें, नैनो यूरिया के प्रयोग से उसमें हमें सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा उत्पादन बढ़ेगा और सबसे खास बात है कि प्रदूषण तीनों तरीके का घटता है, काफी कम हो जाता है जी। बहुत संक्षेप में बता दें, अगर 100 किलो यूरिया आप इस्तेमाल करते हो तो 15 से 20 किलो नत्रजन ही काम में आता है, बाकी का बाकी 80 से 85 किलो किन्हीं न किन्हीं रूप में प्रदूषण पैदा करता है, जबकि नैनो यूरिया इससे मुक्त है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है शोध की, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, धान के ऊपर अनुसंधान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट है। अगर हम देश के आधे धान के खेत में, केवल आधे धान के खेत में नैनो यूरिया का उपयोग कर दें तो 4.7 मिलियन टन यानी 47 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम किया जा सकता है। इतना उपयोगी उत्पाद है, लाने ले जाने में आसान है, भंडारण करने में आसान है। 500 मिलीलीटर की एक बोतल 1 बोरी यूरिया के बिल्कुल बराबर है और बल्कि उससे ज्यादा ही काम करती है। अभी हमने डीएपी का भी नैनो बनाया है, किसान भाइयों को बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे। हमने एनपीके जिसमें पोटास भी शामिल है उसका भी नैनो बना लिया है जी, जिसका जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले किया। सागरिका एक बहुत ही अच्छा तत्व है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में है। सीवीड एक्सट्रैक्ट, सीवीड कल्टीवेशन हमने बिल्कुल एक ठीक तरीके से किया जैसे करना चाहिए और एक बृहत रूप से सीवीड कल्टीवेशन करा के सबसे उत्तम उत्पाद बनाते हैं 28% का और सबसे कम रेट पे किसानों को बेचते हैं 550 रुपए में, जबकि किसान भाई भ्रमित होकर के विदेशी कंपनियों का उत्पाद लेते हैं, अधिक पैसे देते हैं, 1000 से लेके 1500 रुपए 1 लीटर का देते हैं और उसमें तत्व 28% नहीं होते हैं। तो ये एक हम लोग किसानों की संस्था हैं, किसानों के लिए काम करते हैं और जैसा हमारे देश के कृषि मंत्रालय और जो भी उर्वरक विभाग और सभी का सहयोग मिलता है इन सब कामों को करने में, उनका भी बहुत योगदान है और किसानों के लिए नित्य नए नए उत्पाद, बायो फर्टिलाइजर की पूरी श्रृंखला हमने दी है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर इफकोन बिल्कुल कार्यरत है कि किस तरह से हमारे किसानों को यहाँ पर मदद मिल सके। जो रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, उसे कम से कम किया जा सके, प्रदूषण में कमी लाई जा सके, हमारी मिट्टी की जो सेहत है उसे बेहतर बनाया जा सके। तमाम उत्पादों के बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया और गन्ने से तो पोटाशियम बनाया ही जा रहा है जो हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा लाभकारी है हमारे किसानों के लिए, हमारी फसलों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दृष्टि से अब आप जागरूक जरूर हुए होंगे और इस हम कह सकते हैं कि पोटाश उर्वरक का, पीडीएम का जरूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी गन्ने की उपज को आप निश्चित तौर पर बढ़ा सकेंगे। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे और साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे विशेषज्ञों का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर कि आपने इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अगर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी vichar-08@gmail.com। जी हाँ, ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, वो हमसे साझा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक
तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।